लगातार मुस्लिम विरोधी नफरत और हिंसा को हम सहते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ये नफरत है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यानी संस्थागत स्तर पर पहुंच गई है, जहां इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है इस नफरत को। तीनों जो मुख्यमंत्री हैं उनकी एक ही छवि, सबसे बड़ा रीजन मुस्लिम विरोध। रातों रात 700 साल पुरानी मस्जिद को मध्य प्रदेश में मंदिर में तब्दील कर दिया गया और इस देश में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वो जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। आपसे ठीक 1 महीने पहले, जब ये आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, उससे ठीक 1 महीने पहले एक बहुत बड़ी खबर हुई और उसके केंद्र में जफर सरेशवाला है और उन 14 मुसलमानों के डेलीगेशन का लीडरशिप या उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जफर सरेशवाला। और वो गए और मिले एनएसए से और कहा कि जिले इलाही हमारे कारोबार को आप जो है बिल्कुल गलत। ये लो जफर सरेशवाला को जरूरत पड़ गई यानी जो आदमी बात करे तो बिक गया, वो स्टैंडर्ड है। क्या आपको लगता है कि मैं बिक जाऊंगा? कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ लेने नहीं है। हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और दूसरा हमको लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वी नो हाउ टू डू इट। आइदर वी सेल टुगेदर और वी सिंक टुगेदर। ये हो ही नहीं सकता कि मुसलमान डूब जाएगा और हिंदू तैर जाएगा। अगर मुसलमान डूबता है इस मुल्क में तो हिंदू भी डूबेगा। इस कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ कमीशन ही बनाए। मैंने चिदम्बरम से ज्यादा मुसलमान दुश्मन होम मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं आया है। टाडा, कोटा, आप क्या बात करते हैं? जेलों के अंदर अभी 20-20 साल के बाद जो बेचारे निकलते हैं, निकले ना अभी 18 साल के बाद, 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्या उन पर तो उसको डाला किसने? एक खाली वही नहीं, दूसरा पोटा, टाडा, यूएपीए। क्या यूएपीए अमित शाह लाए? 1 मिनट। और सबसे खतरनाक एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहे थे। मुसलमानों को कॉर्पोरेट हाउसेज में उनके लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, नाम निहाद ही सही, बुलडोजर नहीं चल रहे थे। लोग दंगे नहीं हो रहे थे। कॉर्पोरेशंस में जाके कॉर्पोरेट यानी मैं सोच रही हूँ ये प्राइवेट कंपनीज की जो जॉब है वो कम से कम कुछ मिल जाया करती थी। मुसलमान आधी रात को उठ के चिल्लाया नहीं करता था कि मेरी जान को खतरा है। यहाँ पर मुसलमानों को सिर्फ ये देखना है कि छोटा शैतान कौन है, बड़ा शैतान कौन है। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद के। जफर सरेशवाला ने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर तमाम लगने वाले इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। तो क्या ये सिर्फ मीडिएटर थे या हकीकत कुछ और है? आइए जानते हैं। मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वैसे तो नरेंद्र मोदी काल के 12 साल में लगातार मुस्लिम विरोधी नफरत और हिंसा को हम सहते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ये नफरत है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यानी संस्थागत स्तर पर पहुंच गई है, जहां इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है इस नफरत को। खासकर आप देखिए 3 राज्य हमारे सामने इस वक्त हैं। हमारे सामने है पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश। पहले से ही असम और उत्तर प्रदेश हुआ करते थे, अब पश्चिम बंगाल एक नया राज्य शामिल हो गया है इस चुनाव के बाद। अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव समाप्त हुआ है, जिसमें इन तीनों जो मुख्यमंत्री हैं उनकी एक ही छवि, जिससे उनको चुनावी जीत मिल रही है। सबसे बड़ा रीजन वो है उनका मुस्लिम विरोध। ये चीफ मिनिस्टर्स आपस में एक तरह से मैं कहूंगी एक सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा या एक कम्युनल कंपेटिटिवनेस कि कौन कितना ज्यादा मुस्लिम विरोध कर सकता है, उसके तहत राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से रातों रात बाबरी मस्जिद की तर्ज पर, वहां तो 50 साल मुकदमा चला, लेकिन यहाँ 700 साल पुरानी मस्जिद को मध्य प्रदेश में रातों रात मंदिर में तब्दील कर दिया गया और इस देश में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज का भविष्य क्या है? एक ऐसी ताकत, राजनीतिक ताकत जिसका लगभग भारत के 80% हिस्से पर कब्जा हो, ऐसे में भारत का मुसलमान क्या करे? बहुत बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला साहब एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। आपसे कारोबारी होना चाहिए और वो गए और मिले एनएसए से और कहा कि जिले इलाही हमारे कारोबार को आप जो है और आगे बढ़ने से पहले चाहिए। ऐसी बात ही नहीं की। बिल्कुल जितने कारोबारी थे ना, किसी ने कसम खाने को अपने कारोबार की बात नहीं की। मैं खुद मार खाया हुआ हूं जिनकी आप लोग अलमबरदारी करते हो, उन लोगों की। मैंने अपनी मुसीबत का एक लफ्ज नहीं कहा, ना फारूक पटेल ने कहा, ना इनामुल इराकी ने कहा, ना किसी ने कहा। हम गए नहीं थे उसके लिए। हमने सिर्फ मुसलमानों के जो मसाइल हैं मुल्क में उनका जिक्र किया, उसके अलावा कोई जिक्र नहीं। क्या मसाइल हैं? बहुत सारे हैं, गुजरात के अंदर हैं, एजुकेशन को रिलेटेड है, कारोबार को रिलेटेड है, बहुत सारे मसाइल हैं। और उन्होंने देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो उन्होंने बुलाया, वो बुलाते ये आपका इनिशिएटिव नहीं था? नहीं, हमारा इनिशिएटिव तो था, लेकिन वो बुलाते। तो ये डोवाल साहब ने कहा कि आप लेकर आइए लोगों को, नहीं, आपने कहा मैं लेके आना। नहीं, हम तो चाहते थे गवर्नमेंट से, और हमारा ये था कि भाई गवर्नमेंट में हम उनसे ही मिलेंगे जो डिसीजन मेकर है। और मेरे को मालूम है कि ये सरकार में 2 या 3 ही लोग हैं डिसीजन मेकर, जो भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और अजीत डोवाल साहब बहुत जबरदस्त हैं। ये नंबर 2 है या नंबर 3 है? अब जो भी हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकर हैं। तो हमने कहा कि हम देखिए सियासी लोगों से नहीं मिलना चाहते। अच्छा। या तो प्राइम मिनिस्टर हो या जो डिसीजन मेकर है उनसे। तो हमने उनसे दरखास्त की, उन्होंने फौरन कहा कि ठीक आप लेके आइए। तो उन्होंने हमको दिया था कि भाई किसको लेके आओगे। तो मैंने उसमें गुजराती तो 3 थे कसम खाने को, बाकी तो सब कोई गुजराती नहीं थे उसमें, पूरे हिंदुस्तान के थे, अलग अलग जगहों के। लेकिन मेरा मकसद ये था कि वो लोग हैं जो जमीन पे काम करते हैं। क्यों? फारूक पटेल के वहां कम से कम 4,500 लोग काम करते हैं। इनामुल इराकी के वहां 3,000 लोग काम करते हैं। ये जो निटॉन वाल, उनका कर्नाटक में बड़ा काम है, उनके वहां भी कम से कम 4-5 हजार लोग काम करते हैं। तो ऐसे वो लोग थे कारोबारी के जिनके वहां हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन जफर साहब पिछले 12 साल का रिकॉर्ड ये है कि आप अगर कारोबारी हैं और अगर आप अपना एक हिस्सा इनकी सरकार को और इनको अगर नहीं देते इलेक्टोरल बॉन्ड में या इलेक्टोरल ट्रस्ट में, तो आपका कारोबार सेफ नहीं रहेगा। ये जो थे एक भी ऐसा नहीं था जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। आपके ऊपर ईडी के, आईटी के छापे पड़ेंगे, हमने खुद देखा है होते हुए, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। दूसरे, आप ये ग्रे पर 4 लात इसलिए पड़ेगी क्योंकि इनके नाम भी मुसलमान है। तो पहली बात तो कारोबारी, उस पर अगर आप नहीं देते चंदा तो आपको बिल्कुल धमकी मिलेगी और आप अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे। और खासकर अगर आप मुसलमान हैं तो आप बच ही नहीं पाएंगे। तो आरोप ये लग रहा है कि जफर सरेशवाला खुद एक कारोबारी हैं और दूसरे कारोबारियों को ले गए कि भाई हुजूर किसी तरह से हमारा कारोबार। बिल्कुल नहीं, जफर सरेशवाला का खानदान 1875 से कारोबार में। कितने आके चले गए 1875 से। अभी भी आप आइए अहमदाबाद, आप आए, वो आबाई जो घर है ना वो 1880 से है। ये लो जफर सरेशवाला को जरूरत पड़ गई है, यानी इसी में तो कौन डूब गई है। यानी जो आदमी बात करे तो बिक गया, वो स्टैंडर्ड है। क्या आश्वासन दिया एनएसए ने? नहीं, हमने देखिए हमने क्या बात की, हमने एनएसए से सिर्फ साफ बात की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ लेने नहीं है। बल्कि हमने तो कहा कि बहुत सारे जो दिखावे की चीजें हम तो कहते बंद कर दो उसको। जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, पता नहीं क्यों ये
वो मनमोहन सिंह साहब ने शुरू की थी, उनके एक मुसलमान थे जिसको ठिकाने लगाना था, तो एक दे दी और वो चल रही है। शुरुआत उन्होंने की। हाँ, उन्होंने शुरू की कि ये मुसलमान, उन्होंने शुरू की कि ये मुसलमान सियासतदान हैं, इनको ठिकाने कहाँ लगाए हैं, हुकूमत में तो नहीं ले सकते। ये कांग्रेस 75 साल से कर रही है ना। एक मिनट सुनिए, नहीं वक्फ बोर्ड ये जो है कहीं कहाँ नहीं, इनको मिनिस्ट्री तो दे नहीं सकते, बिठा दो वक्फ बोर्ड में, इनको कुछ नहीं दे सकते, हज कमेटी में इनको कुछ नहीं, तो माइनॉरिटी कमीशन में, ये इनके जो लोग हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए ये चीजें हैं। तो हमने कहा ये खुदा के वास्ते ले जाओ, नहीं चाहिए। तो आपने कहा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, मैं तो कहता हूँ क्यों, हाँ, बिल्कुल कहा क्यों, क्योंकि दिखता क्या है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है मुसलमानों के लिए, हिंदू को, एक आम हिंदू को दिखता है, लेकिन भाई होता कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या कहा, हाँ हम तो, उन्होंने कहा क्या चाहते हो आप, हमने कहा सर हम सिर्फ दो चीजें चाहते हैं, एक हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक छोटे मोटे लेवल का होता होगा लेकिन ऊपर के लेवल का वो ना हो, और दूसरा हमको लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वी नो हाउ टू डू इट। ये जो है जो लोग थे उसमें दो जो हैं वो पूरे जो बिलियनर हुए ना मोदी के जमाने में हुए, गुजरात में हुए। तो मैं ये कहता हूं मुसलमानों को अभी कि भाई देखो है ना, अभी ये सियासत वाला जो रास्ता है ना, इससे अभी हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसको बोलते हैं अभी बालाए ताक रख दो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम। लेकिन जफर साहब एक सेकंड, लेकिन एनएसए नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम समुदाय से मिलने से क्या ताल्लुक? नहीं बिल्कुल काम का हिस्सा तो नहीं, बिल्कुल वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहला मैंने तो देखा, इतने पहले मालूम भी नहीं था कौन होता था। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाकई है, हम मिले ना यार, इतने तो हम आपको लगता है हम बिके हुए हैं, आप ये भले बोलते होंगे कि आपको लगता है कि मैं बिक जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज तक चेक नहीं लिख सका है जफर सरेश वालों को खरीदने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपको लगता है कि हम बिक जाएंगे इतना आसानी से? और मैं आपको बोलता हूं ना कि ये गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई है तो एनएसए दोवल है। दूसरा, उन्होंने हमारी बात सुनी, यार सुनता कौन है? और हमारे लोगों का देखिए ना डबल स्टैंडर्ड, यानी एक मौलाना साहब मुझे कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई हमने, और वाकई 1 घंटा 35 मिनट तो उन्होंने हमारी सुनी, और फिर 40-45 मिनट उन्होंने कही, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम सब एक ही कश्ती, उन्होंने कहा, उन्होंने ये जब हमने इश्यूज जो उठाए मुसलमानों के, तो उस पर उन्होंने ये कहा साफ, बोले देखो हम एज अ गवर्नमेंट, मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि हम ये बात को मानते हैं, यानी हमारे दिमाग में है कि वी आर अ शिप, आइदर वी सेल टुगेदर और वी सिंक टुगेदर। ये हो ही नहीं सकता कि मुसलमान डूब जाएगा और हिंदू तैर जाएगा। अगर मुसलमान डूबता है इस मुल्क में तो हिंदू भी डूबेगा, यानी इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है हमारे। लेकिन मुझे लगता है उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा भाई देखो, आपके सामने उदाहरण भी रखूंगी मैं क्यों कह रही हूं ये सब, लेकिन पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहती हूं। मैं एक ऐसी पत्रकार रही हूं जो पिछले 25 सालों से लगातार न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति को कवर करती हूं, इसके अलावा मैं माइनॉरिटी अफेयर्स को बहुत नजदीक से देखती हूं, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक इंसाइडर के तौर पर भी। कांग्रेस पार्टी के दौर की जो आपने बातें कही उनमें से बहुत सारी बातों से मैं आपकी सहमत हूं कि खानापुरी की राजनीति होती रही। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे गुनाह और ऐसे दाग हैं जिसके दामन को अभी भी हम धो रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही वो सरकार थी जिसने पहली बार मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सचर कमेटी के डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि मुसलमानों के एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक स्थिति को जानने के लिए हम इस कमेटी का सेटअप कर रहे हैं। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाकायदा 100 से कम माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, उनके लिए फंड जारी हो रहे थे। उसी दौरान ये दूसरे इलेक्शन की बारी आ गई। तो मैं आपकी इस बात से असहमत हूं कि वो कभी कुछ नहीं करना चाहते थे मुसलमानों के साथ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के साथ कम से कम मुसलमान जेल में नहीं जा रहा था, उसकी मस्जिदें नहीं टूट रही थी, उसके मदरसे नहीं टूट रहे थे। तीसरी बड़ी बात कि ठीक है उसका बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन सीधे तौर पर खुलकर मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ भाषणबाजी नहीं करते थे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जफर साहब जो कांग्रेस के। तो आप मेरी सुनिए, आप, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। पहली बात यार, यानी इतना बड़ा धोखा कौम के साथ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या था, यानी एक डॉक्टर ने देखा कि तुम्हारा अंदर खराब है, गुर्दे खराब है, तो वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकाला, है ना। सच्चर कमेटी वाज व्हाट, रिपोर्ट वाज अ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। यार तुम कैसे डॉक्टर हो कि तुम्हारे पास मेरा रिपोर्ट है मेरी खराबियों का और उसका इलाज ही नहीं करते तुम? मतलब ये देखिए, मैं एक बात बता दूं, आपने जो कहा ना वो यूं बोलते हैं, ये बोलते हैं, दोनों बोल हैं, एक हमारी मोहब्बत में बोलते हैं और एक तुम्हारी नफरत में बोलते हैं, दोनों बोल ही हैं। मनमोहन सिंह साहब ने, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, मेरे नजदीक अल्टीमेट है, यानी मैं बिल्कुल। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, यानी आपने कमीशन बताया ना, इस कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ कमीशन ही बनाए। 1969 में राइट हुए तक, मैंने आपके पिछले उसमें कहा था, जगमोहन कमीशन रिपोर्ट बना था, वो कहां है आज तक किसी को मालूम भी है? उसके बाद बहुत दूर मत जाइए, श्री कृष्णा रिपोर्ट बना था 92 के राइट में। कांग्रेस पार्टी मेड श्योर कि ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो। मतलब तुमको है ना, वो बोलते हैं ना बेवकूफ बनाना। जैसे मनमोहन सिंह साहब का एक बहुत ही मशहूर मकौला है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इस मुल्क का जो पहला दाना है ये माइनॉरिटीज और मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, पहला तो बहुत छोड़ दीजिए, आखिरी दाना भी पहुंचा आप तक? तो देखिए ये बोलो ना मत जाइए। और दूसरा, मैंने चिदम्बरम से ज्यादा मुसलमान दुश्मन होम मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं आया है। टाडा, पोटा, आप क्या बात करते हो? जेलों के अंदर अभी 20-20 साल के बाद जो बेचारे निकलते हैं, निकले ना अभी 18 साल के बाद, 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्या उन पर तो उसको डाला किसने? नहीं सही है उनके एक खाली वही नहीं, दूसरा पोटा, टाडा, यूएपीए, क्या यूएपीए अमित शाह लाए? नहीं, आपकी बात सही। एक मिनट, और सबसे खतरनाक एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें आपके महमूदाबाद वालों का वो सुप्रीम कोर्ट में जीत गए 40 साल के बाद, जब उनका ऑर्डर हो रहा था, ये गवर्नमेंट 2013 में ऑर्डिनेंस लाके उसको रोका। तो यार ये ना, अब बहुत हो गया, हमारी मोहब्बत में बात करने वाले हैं ना, ये पहचानो इनके पीछे क्या है। इसी तरह हाँ। नफरत में जो बोलता है ना, उसके भी पीछे पहचानो। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल सहमत हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की कोई वकील नहीं हूं, बल्कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सबसे बड़ा आलोचक होगा उनमें से मैं एक हूं। और कांग्रेस पार्टी के गुनाहों पर मैं पूरी एक किताब लिख सकती हूं और घंटों तक ब्रॉडकास्ट कर सकती हूं। यहां पर मुसलमानों को सिर्फ ये देखना है कि छोटा शैतान कौन है, बड़ा शैतान कौन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोदी को तो अभी 12 साल हुए हैं और उससे पहले से लोग जेलों में सड़ रहे थे। टाडा, पोटा वगैरह ये सब बातें आपकी बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, यूएपीए वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, सीएए वाली बात आपसे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर मैं आलोचना कर सकती हूँ, लेकिन मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहे थे। मुसलमानों को कॉर्पोरेट हाउसेज में उनके लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये जहां से जिस स्टेट से आप आते हैं उस बदनाम राज्य का जो मॉडल है वही पूरे राज्य में इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, जहां अभी 106 एमएलए चुने गए हैं। अभी जो ये 2 हफ्ते पहले चुनाव के नतीजे आए हैं, आपको पता है बीजेपी के एमएलए कितने हैं? 0। तो सवाल ये होता है, तो उसमें बात ही नहीं है। जफर साहब, मैं ही कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी 5-7% लोगों को कम से कम टिकट दे दिया करती थी, उनमें कुछ चुन के आ जाया करते थे, नाम निहाद ही सही, बुलडोजर नहीं चल रहे थे, लोग दंगे नहीं हो रहे थे, कॉर्पोरेशंस में जाके कॉर्पोरेट, यानी मैं सोच रही हूं ये प्राइवेट कंपनीज की जो जॉब है वो कम से कम कुछ मिल जाया करती थी। मुसलमान आधी रात को उठ के चिल्लाया नहीं करता था कि मेरी जान को खतरा है। ठीक है, उनके एजुकेशन पे काफी बैकवर्डनेस थी, सोशल बैकवर्डनेस थी, नौकरियों के लिए सब फाइट हो रही थी, ये भी था कि भाई कॉलेज में एडमिशन मिलने चाहिए, लेकिन उन्हीं के दौर में आप देखिए ओबीसी रिजर्वेशन में भी मुसलमान आए, एक छोटा ही सही लेकिन एक मुस्लिम मिडिल क्लास पैदा हुआ। ये सारी चीजें तो आप नजर में रखेंगे ना? नहीं, मैं क्या कहता हूं, सुनिए, मैं तो बोलता हूं ना कि मैं कांग्रेस को भी ये बोलना था बोल दिया, मैं उनको भी मैं तो समझता हूं गलती हमारी है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी किसी उसने क्या किया उस पर मुझे वो बहादुर शाह जफर का वो शेर याद आता है, जब पड़ी ऐबों पे अपने नजरों में बुरा कोई नहीं रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।